नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। ईरान और इजराइल जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार है। ट्रंप का यह बयान G7 देशों के नेताओं के साथ हुई वर्चुअल बैठक में सामने आया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि ईरान की स्थिति कमजोर हो चुकी है और युद्ध का परिणाम अब साफ दिखाई देने लगा है। ट्रंप के दावे के बाद ईरान ने जवाब देते हुए कहा कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और जवाबी कार्रवाई भी करते रहेंगे। बता दें, इजराइल और ईरान जंग में अब ईरान में 1350 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल में भी कम से कम 17 नागरिक और 2 सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा 2745 से ज़्यादा लोग इजराइल में घायल हुए हैं। वहीं लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए संघर्ष में 630 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। जंग का असर अन्य खाड़ी देशों में भी दिख रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा भी जंग में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इधर ट्रंप के दावों के उलट ईरान हार मानने के लिए तैयार नहीं। ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट को बंद कर दिया है, जिससे दुनिया भर में तेल और गैस का संकट पैदा हुआ है। तो अगर हम इस जंग की कुछ खास बातों पर जिक्र करें तो अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत में एलपीजी सप्लाई पर दिखने लगा है। और सबसे बड़ी और नई बात यह है कि ट्रंप ने G7 देशों के सामने ये दावा किया है कि अब युद्ध का रिजल्ट आने वाला है। ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। ईरान में हमले के लिए अब कुछ बचा नहीं है। मैं जब चाहूंगा युद्ध समाप्त हो जाएगा, ये ट्रंप का दावा है। साथ ही साथ ट्रंप अभी भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। टैरिफ जो अमेरिका का हथियार है उसको लेकर भी उन्होंने बातें कही और साथ ही साथ एक बड़ी चेतावनी उन्होंने दी कि देखना आज ईरान के साथ क्या होता है। अब ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई, उनका जवाब सुन लीजिए कि खामनेई क्या कहते हैं ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे के बाद। वे अपने लोगों का इंतकाम लेंगे। सबसे बड़ी बात, होर्मुज की नाकाबंदी जारी रखेंगे, तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह से बंद रहेगी और साथ ही साथ खामनेई का कहना है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। ये ट्रंप को जवाब दिया है खामनेई ने, जो कि नए मुश्तबा खामनेई जो कि नए सुप्रीम लीडर हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने जो सत्ता संभाली है, उसके बाद ये उनका नया बयान है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत में अब पूरी तरह दिखने लगा है। देश भर में गैस की सप्लाई पूरी तरह बाधित हुई है। एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही है। कई जगह सिलेंडरों की कालाबाजारी भी हो रही है। 2000 का कमर्शियल सिलेंडर 4 से 5000 तक में बिकने की खबरें हैं। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने आज ये बयान दिया कि भारत का ज़्यादातर एलपीजी आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, जो फिलहाल प्रभावित है। साथ ही अफवाहों के कारण पैनिक बुकिंग बढ़ गई है। रोजाना बुकिंग 55 लाख से बढ़कर करीबन 75 लाख तक पहुंच गई है। कई राज्यों में होटल रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर है, जबकि फैक्ट्रियां और छोटे उद्योग भी गैस की कमी से प्रभावित होकर ठप पड़ने लगे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में रसोई गैस की स्थिति को लेकर कहा कि भारत को इस बात के भली भांति अवगत है कि वैश्विक परिस्थितियां अचानक बदल सकती है, जैसा कि लोगों ने हाल ही में देखा है। चाहे वो कोविड-19 महामारी की शुरुआत हो, रूस यूक्रेन संकट हो या फिर अब घर के करीब एक बड़े संघर्ष का बढ़ना हो। पीएम ने कहा, मुझे 140 करोड़ भारतीयों पर पूरा भरोसा है कि कोविड काल की तरह हम इस संकट से उबर जाएंगे। तो आप पूरे देश में आपको हम इस गैस की संकट की स्थिति बताते हैं। राजस्थान की बात करें, सिलेंडर की यहाँ पर शव यात्रा लोगों के द्वारा निकाली गई है। सबसे बड़ी बात, राजस्थान में जिस तरह प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें, चूड़ी से लेकर पेठा फैक्ट्रियां तक बंद कर दी गई है, क्योंकि इनमें एलपीजी की सख्त आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश की बात करें,
ऑनलाइन बुकिंग ठप हो गई है। वेटिंग 7 से 8 दिन तक बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें, सिलेंडर ऑनलाइन बुकिंग बंद है। बिहार में बात करें तो एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें लगी है। कोयला, लकड़ी और इंडक्शन के रेट बढ़ गए हैं। सबसे बड़ी बात, पंजाब की बात करें, लाइन में लगे बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लुधियाना में लोगों ने सिलेंडर लूट लिया। सिलेंडर से भरी हुई गाड़ियां थी, सिलेंडर वहां पे लूट लिया गया। गुजरात की बात करें, 3 से 4 हज़ार में कमर्शियल सिलेंडर यहां पर बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो हर जिले में कंट्रोल रूम और जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। केरल की बात करें, 40% रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। हरियाणा की बात करें तो लकड़ी के चूल्हे पर शादियों का खाना पकाया जा रहा है। कैटरर के पास एलपीजी है नहीं, तो आखिरकार चूल्हे का सहारा लिया जा रहा है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती को लेकर पुलिस और प्रशासन ने हाल के दिनों में बड़ी कार्रवाई की है। दुर्ग जिले के समोदा, झंझरी और सिरसा गांव के बीच खेतों में मक्के की फसल के आड़ में करीब 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन पर अफीम की खेती का खुलासा हुआ था। इस मामले में भाजपा किसान मोर्चा से जुड़े नेता विनायक ताम्रकार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब्त अफीम की कीमत 8 करोड़ रुपए बताई गई। साथ ही मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत भी दर्ज किया गया। इधर बलरामपुर जिले में भी पुलिस ने छापेमारी कर यहां पर अवैध अफीम की फसल नष्ट की और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यहां से करोड़ों रुपए की अफीम और उससे जुड़ी सामग्री बरामद की गई। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। अन्य जिलों में भी निगरानी बढ़ा दी गई। वहीं इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तो बताया कि सबसे पहले खुलासा हुआ था दुर्ग में, जहां पर करीबन 6 एकड़ जमीन पर समोदा गांव में वहां पर अफीम की खेती की जा रही थी। जब बच्चे वहां पे होली की लकड़ी लेने गए तो उन्हें ये अफीम की खेती दिखाई दी। और इसके बाद जब ये चर्चा का विषय बनी, तब पुलिस ने वहां पर जाकर कार्रवाई की। अन्यथा ये सालों से ये कारोबार चल रहा था। पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी कब ये फसल जो है वो 6 एकड़ से अधिक जो वहाँ पर ज़मीन है उसमें उगाई गई थी। फिर गूगल सर्च का सहारा लिया गया वहाँ पर, गूगल मैप का और गूगल अर्थ के जरिए जो है जब तस्वीरें दिखी तो वहाँ पे खुलासा हुआ कि वहाँ पे अफीम की खेती की जा रही है। भाजपा नेता विनायक ताम्रकार इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। जब पूरे नेटवर्क को खंगाला गया तो उसके साथ ही साथ 3 लोग और भी संलिप्त उसमें मिले, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि ज़मीन जो है वो पैतृक ज़मीन थी, जिसमें कुछ ज़मीनें लीज़ पर भी ली थी और लीज़ की ज़मीन को अफीम की खेती के लिए उपयोग किया जा रहा था। तो आपको बता दें पूरा मामला जो है वो 6 तारीख को जब इसमें पूरा गिरफ्तारियां की गई, अफीम की फसल को नष्ट किया गया, 3 लोग इसमें हिरासत में लिए गए। फिर धीरे धीरे इस नेटवर्क का पता चला। इसके बाद फिर बलरामपुर समेत अन्य जगहों पर जब इसके जो सूचना मिली तो बलरामपुर में 2 जगहों पर फिर छापेमारी की पुलिस ने और वहाँ से करीबन 4 एकड़ में जो अफीम की खेती की जा रही थी लीज़ की ज़मीन लेकर कुसमी और तिरौंधा गांव में, वहां पर भी पुलिस ने कार्रवाई की लगातार। अब तक बता दें आपको 2 जिलों में करीबन 10 एकड़ जो ज़मीन है उसमें अफीम की खेती होने का खुलासा पुलिस कर चुकी है। पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेते हुए सभी कलेक्टरों को जहां जहां पर आशंकाएं हैं इस तरह की खेती की, उन सभी स्थानों का दौरा करने, सर्वे करने के जो है वो आदेश दिए हैं। इसके बाद सभी जो स्थानों के कलेक्टर ने एक टीमें बनाई गई है जिला स्तर पर और वो टीम जो है पुलिस के साथ, पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार पूरे प्रदेश में हर जिले में जहां भी इस तरह की संभावना दिख रही है वहां पर सर्वे किए जा रहे हैं, दौरे किए जा रहे हैं
अभी तक आपको बता दें 3 स्थानों पर, बलरामपुर में 2 जगहों पर और दुर्ग के समोदा में 3 स्थानों पर अफीम की खेती का खुलासा हो चुका है। इधर दुर्ग जिले के समोदा गांव में अवैध अफीम की खेती के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने लापरवाही के आरोप में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को निलंबित कर दिया है। इससे पहले फसल सर्वेयर शशिकांत साहू और पटवारी अनीता साहू को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। जांच में सामने आया कि जिस खेत में अफीम की खेती पकड़ी गई उसे रिकॉर्ड में मक्का का प्रदर्शन प्लॉट बताया गया है। दस्तावेजों में गलत जानकारी और फर्जी फोटो अपलोड करने के बाद भी सामने आई है। प्रशासन को मामले में सांठगांठ की आशंका है और जांच तेज कर दी गई है। अधिकारी के द्वारा वहां पर फसल प्रदर्शन करवाया गया था और उसमें कुछ लापरवाहियां की गई थी। जिस स्थान पर करवाया जाना चाहिए उसके स्थान पर दूसरी जगह पर करवा दिया गया था। कृषक का फ़ोटो नहीं लिया गया था और वहीं पास में अफ़ीम की खेती थी, परंतु उसके द्वारा सूचना नहीं गई थी, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, निलंबन किया गया है। अब देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने अपनी सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कंपनी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। एयरलाइंस कंपनी ने कहा कि ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की वजह से किराए में बढ़ोतरी की जा रही है। इंडिगो ने फ्लाइट टिकट की कीमतों में 425 रुपये से 2300 रुपये तक की बढ़ोतरी की है, जो कि यात्रियों से फ्यूल चार्ज के रूप में वसूला जाएगा। इंडिगो कहना है कि फ्लाइट टिकट की नई कीमतें 14 मार्च से लागू होंगी। तो आपको बता दें, इंडिगो अगर देखा जाए तो यात्री जो फ्लाइट से सफ़र करते हैं उनमें से अगर जो है 60 से 70% केवल इंडिगो के ही यात्री होते हैं, तो इस हिसाब से काफ़ी बड़ी जो है वो संकट जो है वो यात्रियों के लिए। स्पर्श हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्पर्श, ये पहली एयरलाइंस कंपनी है जिसने अपनी कीमतों में वृद्धि की है। बाकी एयरलाइंस कंपनी ने अभी तक इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है, तो क्या कितना डिफरेंस ये बता रहे हैं जो क्रूड ऑयल जिस तरह से बढ़ी है, कितना डिफरेंस ये बता रहे हैं, और अब बाकी जो एयरलाइंस है क्या वो भी इंडिगो की तरफ बढ़ाने की तैयारी में है? देखिए, दबाव है तेल को लेकर। हम जानते हैं किस तरीके से जो पूरे जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर पहले जो गैस की कीमतें है उसमें बढ़ोतरी हुई थी और तेल कंपनियों की तरफ से हालांकि अभी तक कोई जो बढ़ोतरी है वो नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, उनकी तरफ से ये जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलती हुई नजर आई है। डोमेस्टिक फेयर की बात करें तो 425 रुपए जो है बढ़ाए गए हैं और अगर कोई बाहर आ जाता है यानी आउट ऑफ इंडिया ट्रेवल करता है तो अधिकतम किराया जो 2300 रुपए है वो यूरोप की फ्लाइट के लिए बढ़ाया गया। इस बीच 425 से लेकर 2300 रुपए के बीच में जो बढ़ोतरी है वो अलग अलग क्लासेस में इंडिगो की तरफ से फ्यूल चार्ज के तौर पर कल से जो टिकट फ्लाइट बुक होंगी उसमें देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगी। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आने वाले समय में जो अन्य एयरलाइन है जो कि भारत में ऑपरेट करती हैं, जो कि अब प्राइवेट हाथों में भी देखने को मिलती हुई नजर आती है, चाहे वो एयर इंडिया की बात की जाए या फिर अन्य एयरलाइन की बात की जाए, वो भी हो सकता है कि अपना जो इजाफा है वो किराए में करती हुई नजर आए। लेकिन जिस तरीके से मैं जानकारी दे रहा हूं कि अभी तक जो तेल कंपनियां हैं उनकी तरफ से जो है नई फ्यूल में जो इजाफा या फिर कहीं की प्राइस में इजाफा है वो किया गया है
चाहे वो पेट्रोल की बात की जाए, डीजल की बात की जाए, कि उसके बावजूद अगर हम बात करते हैं तो जो एयर लाइन है उनकी तरफ से जो इजाफा है, खासतौर पर इंडिगो, जिसका नाम पिछले दिनों हम जानते हैं कि जो विवाद है उसमें भी देखने को मिलता नजर आया, तो उन्होंने अब जो है प्राइस बढ़ाने का यहाँ पर काम किया है। लेकिन इस पर जिस तरह से एक तरफ केंद्र सरकार और खुद पीएम लगातार ये कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की जो स्थिति है, चाहे वो एलपीजी का मामला हो, चाहे फ्यूल के मामले में हो, पैनिक की स्थिति नहीं है। दूसरी तरफ अभी तक जो खुद तेल कंपनियां हैं उन्होंने जो है क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़े होने का हवाला नहीं दिया है या किसी तरह की बढ़ोतरी का संकेत नहीं दिया है। ऐसे में क्या इंडिगो का बिना सरकार की सहमति के इस तरह का कदम उठाना कितना जायज है और कितना, क्या सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप कर रही है? देखिए, इंडिगो पहले भी सरकार के जो रडार है उस पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से सरचार्ज को लेकर लगातार जो इंडिगो है वो रडार पर थी, और इंडिगो की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें कहा गया है कि जो जियोलॉजिकल जो टेंशन देखने को मिलती हुई नजर आ रही है मिडिल ईस्ट में, उसके चलते जो 85% तक फ्यूल प्राइस है उसमें इंक्रीज जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए जो है इस तरीके का इजाफा जो है एयरलाइन जो कंपनी है उसकी तरफ से अपनी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको जो है चलाने के लिए फिलहाल किया गया है। तो ऐसे में इसमें देखने वाली बात रहेगी, चूंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि चाहे वो फ्यूल की बात की जाए, पेट्रोल डीजल की बात की जाए, उनके पास पर्याप्त स्टॉक देखने को मिलता नजर आता है, या फिर जो एलपीजी की बात की जाए उसमें भी जो है थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन पूरी तरीके से हालात जो है सुनिश्चित करने को लेकर सरकार प्रयासरत है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से जो है एयरलाइन कंपनी की तरफ से प्राइस बढ़ाया गया है उस पर डीजीसीए किस तरीके का बयान देता हुआ नजर आएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो डीजीसीए की प्रतिक्रिया जो है वो क्या होती है, इसमें जो है एक महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्रिया इस पर समाचार जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। सबसे बड़ी बात, अभी तक न किसी तेल कंपनी की तरफ से ये बयान सामने आया है कि फ्यूल के चार्ज बढ़ाए जा सकते हैं या फिर बढ़ाए गए हैं, और न ही डीजीसीए की तरफ से आया। उसके बावजूद इस तरह का कदम उठाना एक तरह से सीधे सीधे सरकार से टकराने जैसी स्थिति है। भोपाल की बात करते हैं। भोपाल के नीलबढ़ स्थित आरडी मेमोरियल कॉलेज में रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आरोप लगाया कॉलेज में हिंदू छात्राओं को मुस्लिम छात्राओं के साथ इफ्तारी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे सनातन परंपराओं के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। चंद्रशेखर तिवारी कहना है कि किसी भी छात्रा को धार्मिक कार्यक्रम में जबरन शामिल करना गलत है। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई नहीं जानी चाहिए। साथ ही इस मामले की शिकायत उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी करने की बात उन्होंने कही है। कॉलेज में जिस प्रकार से एक रोजा इफ्तारी में हमारी हिंदू बेटियों को सम्मिलित कराने का प्रयास किया गया, हिंदू उत्सव समिति संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। साथ ही हमारी बेटियों से हम निवेदन करते हैं कि अगर इस प्रकार से कोई भी कॉलेज प्रबंधन आप पर हिंदूवादी गतिविधि को छोड़कर अगर मुस्लिम गतिविधियों में सम्मिलित करने का जबरदस्ती कोई प्रयास करता है तो आप हमसे संपर्क करें। हिंदू लड़कियों को मुस्लिमों से दोस्ती कराकर आप क्या लव जिहाद कराना चाहते हैं? ये हिंदू उत्सव समिति इसका विरोध करती है। आरडी मेमोरियल कॉलेज ध्यान दे, उसको हम चेतावनी देते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो के हम तो साक्ष्य पता कर रहे हैं और सच्चाई पता कर रहे हैं। अंकुश मौर्य हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अंकुश, इस बात का खुलासा कैसे हुआ कि हिंदू छात्राएं जो हैं उन्हें जबरिया इफ्तार पार्टी में शामिल किया जा रहा है? देखिए, सोशल मीडिया के जरिए जब व्हाट्सएप ग्रुप्स में आया है ये मामला, और एक कॉलेज के अंदर अगर इफ्तार पार्टी रखी जाती है तो ये बड़ा ही अनोखा मामला है। इससे पहले ऐसी कोई घटना भोपाल शहर में कहें या कहीं और सामने नहीं आई है, क्योंकि इफ्तार पार्टी जैसी घटना जैसी जो कार्यक्रम है वो आजकल राजनीतिक हो गए हैं। या तो वो सामाजिक होते हैं या वो राजनीतिक होते हैं कि कोई नेता है उन्होंने इफ्तार पार्टी रख दी अपने समर्थकों को बुलाने के लिए या अपने समर्थकों के लिए या नेतागिरी चमकाने के लिए। लेकिन इस तरह का काम कोई अंकुश, बहुत जल्दी में क्या कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई जवाब आया इस मामले में? कोई फिलहाल इसमें कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन देख अभी फिलहाल तो जांच चल रही है, क्योंकि शिकायत हुई है मुख्यमंत्री से भी, तो जाहिर सी बात है कि जिला प्रशासन उस मामले को जांच करेगा। तो पूरे मामले की जांच होगी, इसके बाद किसी न किसी तरह का जो है कदम उठाएगा। शुक्रिया अंकुश पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घाटी गांव में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के खातों में लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त के रूप में 1836 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। साथ ही जिले के विकास के लिए 122 करोड़ रुपए की लागत के 54 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना की 34वीं किश्त शुक्रवार को सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर की। इस दौरान सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और बहनों के लिए कार्यक्रम कितना बड़ा हुआ है। 8 करोड़ की हमारी आबादी में 1,25,27,000 बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का प्रेम का आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर। 1,500 रुपए की राशि हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है। और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की डेयरी, कोई ना कोई काम करते हुए घर की प्रगति के लिए सम्मान के साथ बहनों ने अपनी अलग अलग राह बनाई है। ऐसे में जब नवरात्रि भी आने वाली है, कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि के पहले हमारी बहनों के लिए बड़ी धनराशि, और इतना ही नहीं, अभी यहाँ जब हम अलग अलग प्रकार के चेक दे रहे थे, अब बहनों के लिए 45 लाख का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार का आशीर्वाद और बराबरी से हमारी सरकार के चलने का संकल्प। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने ग्वालियर जिले में लगभग 122 करोड़ रुपए की लागत के 54 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें लगभग 62 करोड़ रुपए के 19 कार्यों का लोकार्पण और लगभग 60 करोड़ रुपए के 35 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।